नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, साथ ही प्रचार प्रसार भी तेज होने लगा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने अभी तक कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। अभी तक बीजेपी ने 18 सीटों पर अपने पत्ते खोले, वहीं कांग्रेस ने महज 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनको उपचुनाव लड़ना है छिंदवाड़ा से, उनका नाम भी सूची में नहीं है, ना ही उनके बेटे नकुलनाथ का नाम घोषित किया गया है। इसी तरह कई और सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी तो तय कर लिए हैं, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। जबलपुर से विवेक तनखा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और सीधी से अजय सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, मगर कांग्रेस ने अभी तक इनके नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की है। वहीं बीजेपी बड़े शहरों में उलझ कर रह गई है। जबलपुर को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने अभी तक किसी भी बड़े शहर में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा में पार्टी को दमदार प्रत्याशियों की तलाश है। भले ही बीजेपी ने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हों, मगर प्रचार प्रसार बराबर शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। जहां कांग्रेस ने एक और थीम सॉन्ग जारी कर दिया है, कई सारे उनके होर्डिंग बैनर शहर में चस्पा होने लगे हैं। बीजेपी ने काफ़ी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखते हुए कैंपेन शुरू कर दिया था। आज 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 26 रथ रवाना किए गए हैं, जो केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार पार्टियों ने शुरू कर दिया है, प्रत्याशियों ने एक तरह से अघोषित शुरू कर दिया है, जिनके नाम घोषित नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी दोनों दल प्रचार में पिछड़ते जा रहे हैं, खासतौर से उन 6 सीटों पर जहां पहले चरण में चुनाव होना है और जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 29 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव में अब 3 सप्ताह का समय बचा है, लेकिन दोनों दल अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों की क्या कुछ राय है, आइए हम आपको बताते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बने, इसके लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर जनता से आशीर्वाद मांगने निकल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को लेकर और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी की देश को तोड़ने वाली उन साजिशों को जनता के सामने लेकर, जिनके कारण आने वाले समय में देश को भारी नुकसान होने जा रहा है। पूरे देश में एक अनुकूल वातावरण है। देश की जनता चाहती है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश को एक बार फिर से मिलना। काम उन्होंने चालू कर दिया है, जिससे कि समय कम मिलने की स्थिति में भी वो प्रचार प्रसार में कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए वो अपना काम चालू कर चुके हैं। जो संभावित शुरू कर चुके हैं, ये कहना है कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन जी। सनत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, खासतौर से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मुद्दे भी सामने हैं, कैंपेन दोनों दलों ने शुरू कर दिया, लेकिन प्रत्याशी लापता है। संभावित प्रत्याशी भी बाट जोड़ रहे हैं कि उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो, ताकि वो प्रचार प्रसार शुरू कर सके। तो क्या इसका नुकसान चुनाव में दोनों दलों को हो सकता है, इस लेट लतीफी का? नहीं, देखिए, जिस तरीके की चुनाव की पोजीशन चल रही है तो कांग्रेस और भाजपा में लुका छुपी का खेल कर रहा है। पहले आप की तर्ज पर वो चाहते हैं कि हम ऐसे कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर दे तो भाजपा अपने प्रत्याशी फाइनल करे, या कांग्रेस इंतजार कर रही कि भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर दें तब फिर हम कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करें। ये लोकसभा चुनाव 1977 के बाद लगभग 42 वर्ष बाद एक ऐसा चुनाव है जिसमें पूरे देश में एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, और उस अनिर्णय की स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति इस तरीके से बना रहे हैं कि वो अपना जो इंतजाम करना था वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो अपने सामने वाले जो विपक्षी है उसकी सारी क्रियाकलापों पर नजर रखते हुए निर्णय ले रहे हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। सर, लेकिन कई सारे ऐसे प्रत्याशी अगर बात की जाए जो कमलनाथ है उनकी, या उनके सुपुत्र नकुलनाथ, या अजय सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अरुण यादव हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको लगभग हम मान के चल रहे हैं कि जिनका चुनावी रण में उतरना लगभग तय है। पहले चरण में छिंदवाड़ा में चुनाव भी होना है, तो इनके नामों की घोषणा किस रणनीति के तहत नहीं की जा रही? क्योंकि ये तो वो चेहरे हैं जिनके बारे में कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि ये सब विनिंग चेहरे हैं, अगर खासतौर से सिंधिया की बात की जाए और कमलनाथ की। देखिए, इन सारी जो आपने सीट छिंदवाड़ा का नाम लिया, गुना का नाम लिया, इसमें ये सारे प्रत्याशी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं।
नकुलनाथ पिछले 1 माह से अपने चुनाव प्रचार का कार्यक्रम देख रहे हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लगातार अपने क्षेत्र में, और उनकी पत्नी भी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी सब जगह घूम घूम के, उनका बच्चा भी लगा हुआ है। ये जब 19 सीटें एक साथ घोषित करने की जो बात है कि यदि हम टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो ये जो एक दूसरे को घेरने की स्थिति है जी, कि हमेशा लास्ट पीरियड तक हम अनिर्णय में रखें, तो कांग्रेस ने इस बार ये रणनीति अपनाई है कि पहले भाजपा अपनी सीटें घोषित कर दे, और नहीं है तो तब तक वो भी कंफ्यूज रहे कि कौन आदमी कहाँ से लड़ेगा। इसको लेके वो क्योंकि संसाधन कांग्रेस के पास बहुत कम है जी, भाजपा के पास संसाधन बहुत हैं, तो वो भी कहीं एक चुनाव रणनीति का भाग है कि टिकटों का वितरण आखिरी समय तक रोक दिया जाए। लेकिन जिनको जो टिकट देनी थी वो लोगों को बता चुके हैं, और वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। एक सर, जो जिस तरीके का कैंपेन जो कांग्रेस ने डिजाइन किया, हमने भोपाल में भी देखे, कई सारे होर्डिंग पोस्टर लगे हैं कि उसमें जो पंच लाइन है उसमें किसी नेता का नाम नहीं है, या ये जिक्र है, केवल इशारों में बात की गई कि वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, नीचे कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा जो छोटा मोटा जो डिजाइन करके कैंपेन किए गए हैं उसमें भी सीधे सीधे यूपीए एनडीए सरकार के कामों को निशाना बनाया गया है, लेकिन ना कांग्रेस का चिन्ह उसमें दिख रहा है, ना किसी नेता का उसमें फोटो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कांग्रेस की इसमें, क्योंकि आखिर आप प्रत्याशी का ना सही, नेता का ना सही, कम से कम आपके पार्टी का सिंबल तो दिखा ही सकते हैं उसमें। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं अपने अनुभव के आधार पे ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस में केवल एक आदमी है जो लगातार इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, वो है कमलनाथ जी। बाकी के सारे जो लोग हैं वो खुद चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में लग चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश और सेंट्रल दोनों के बीच में फंसी हुई है जी। तो ऐसे कोई इनके पास निर्णय लेने वाला सिस्टम नहीं है, जिसके कारण इस लोकसभा चुनाव में ये जो आप कह रहे हैं, आपकी बात बहुत सही है कि प्रचार माध्यम इनका कैसे बहुत अच्छा होना चाहिए था, इसमें कांग्रेस की कोई रणनीति बहुत अच्छी समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, आप कैंपेन भी कर रहे हैं। आज ही जो 4 और कैंपेन बनाए थे 6, उसको चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने मांग की है तो 8 अप्रैल का उनको समय मिला है। बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने केवल मोदी पर फोकस किया। अभी हम जो भोपाल में उनके जो पोस्टर देख पा रहे हैं या जो होर्डिंग बैनर उन्होंने लगाया, उन्होंने मैं भी चौकीदारों को कैंपेन को आगे बढ़ाया, जिसमें यूथ को फोकस किया है, महिलाओं को फोकस किया है, बुजुर्गों को फोकस किया है। तो एक तरह से एक पार्टी अपनी रणनीति में साफ चल रही कि उनका टारगेट वोटर कौन सा है, दूसरी पार्टी अपना सिंबल तक नहीं दे पा रही है। ये आपने सही कहा कि जो कमलनाथ है वो अकेले जूझ रहे हैं, बाकी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बाकी जो दिल्ली के जो नेता हैं, जो लंबे समय दीपक बावरिया प्रभारी रहे, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रभार देखा है, लोकसभा में, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि आप कुछ ना सही, पार्टी के नेता का ना सही, कैंडिडेट ना सही, कम से कम अपने सिंबल का प्रचार करने में क्या दिक्कतें हैं? देखिए, कांग्रेस में एक जो हमेशा नेतृत्व के साथ रही है कि वो राहुल गांधी का चेहरा आगे रखें या कमलनाथ जी का चेहरा आगे रखें। नेताओं में आपस में कि किसका चेहरा आगे रखें, ये गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखती थी, और उससे बचने का प्रयास किया गया है। तो वो इतने बच गए कि जो मैसेज भेजना चाहते थे वो भी नहीं भेज पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी बात हो रही कि जैसे हम लोगों को बचपन में भी सिखाया जाता है कि जिस तरीके से लड़ाई सामने वाला लड़ रहा है, यदि आप उसी तरीके से लड़ने के लिए प्रिपेयर होंगे तो आप चुनाव लड़ाई जीत पाएंगे। भाजपा की जो तैयारियां हैं और भाजपा की जो लड़ने की शैली है, कांग्रेस उसके 10% हिस्से को भी अपना नहीं पा रही है, और इनका अभी तक वो विजन ही, सोच ही नहीं बनी कि भाजपा जो चुनाव प्रचार कर रही है उसका हमें प्रतिरोध किस तरीके से करना है या कैसे करना चाहिए। तो ये रणनीति कांग्रेस के पास बहुत खोखली है। लेकिन फिर भी कांग्रेस इसलिए, क्योंकि पब्लिक जो है, भाजपा आज कुछ भी कह रही है, तो मैं समझता हूं कि जो 2014 में भाजपा ने वायदे किए थे लोकसभा चुनाव के पहले, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा, तो अब पिछले 5 सालों में यदि उसका डिलीवरी नहीं हुई है तो अब ये लोग इनके ऊपर अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अपन ये कहें कि कांग्रेस ने कोई एफर्ट्स किए तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी कोई रणनीति भाजपा से मुकाबला करने की है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर सोमदत्त शास्त्री जी स्टूडियो मौजूद है। शास्त्री जी, इस चुनाव की हम बात करें कि लगातार जो हम बात कर रहे थे अभी जैन साहब से भी कि प्रत्याशियों की अभी तक घोषणा हुई नहीं है, कैंपेन जो है
वो कांग्रेस का थोड़ा बिखरा सा, यानी कि उन्होंने मुद्दे तो उठाए हैं लेकिन उसमें ना उनका नेता का दिख रहे हैं, ना उनका पार्टी का सिंबल तक नहीं, चुनाव चिन्ह तक नहीं दिख रहा है। बीजेपी की बात करें तो चौकीदार हूँ या मोदी है तो मुमकिन है कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव आने को है और प्रत्याशियों की तो अभी तक घोषणा नहीं हुई है। एक रणनीति भी हो सकती है, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम सुनिश्चित है, जिनके बारे में जनता में उन्होंने प्रचार भी कर दिया है। तो इस दौड़ में अगर कांग्रेस पिछड़ी तो कहां जाकर खड़ी होगी, जो 29 मिशन 29 की वो बात कर रहे हैं। देखिए मनोज वर्मा जी, एक बात तो ये है कि ये चुनाव लोकसभा के हैं और लोकसभा के आम चुनाव हैं, ये कोई उपचुनाव नहीं है और विधानसभा के चुनाव नहीं है। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में एक बेसिक फ़र्क होता है। यहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र में 7 से लेकर 9 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो प्रत्याशियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रत्याशियों की संख्या के अलावा जो प्रचार के तौर तरीके हैं और जो मुद्दे हैं वो भी बहुत ज़्यादा व्यापक दायरे में पसर के सामने आते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में मुद्दे बहुत राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पे ये चुनाव निर्भर करते हैं बहुत हद तक। तो जहाँ तक सवाल है इन चुनाव में प्रचार की रणनीति का, तो रणनीति में दोनों पार्टियां मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चुनाव है, 4 चरणों में चुनाव होना है, लगभग 3 महीने तक इस चुनाव को चलना है और इस चुनाव का टेम्पो 3 महीने तक बनाए रखना है। इसलिए दोनों पार्टियों ने बहुत ही स्लो मोशन में इसको प्रचार के सिलसिले को आगे बढ़ाया हुआ है और चुनाव के आखिरी तक इस मोशन को बनाए रखने के लिए उनको अगर मान लो जो आज वो तीव्र कर देते हैं अपना चुनाव प्रचार, तो आगे जाके क्या स्थिति बनेगी। तो ये जो है चुनाव एक बहुत ही मध्यम रफ्तार में चल रहा है और धीरे धीरे इसमें तेजी आने की संभावना है, क्योंकि अभी प्रत्याशियों का ऐलान हुआ नहीं है। और मेरा ऐसा अनुमान है, मैं सनत जी से भी पूछना चाहूँगा कि क्या उनको ये लगता है कि ये प्रचार अभी तक जितना तीखा हुआ है, क्या उससे भी ज़्यादा तीखा होने की गुंजाइश कहीं नज़र आती है इसमें, सनत जी? जी, अभी तो चुनाव प्रचार शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आरोप प्रत्यारोप और चुनाव में जिस तरीके से एक जुझारूपन होता है कि किसी भी तरीके से हमें चुनाव जीतना है, तो वो उस स्थिति में अभी ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप हैं वो और तेज होंगे और उसका स्तर और खराब होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो स्तर की बात करें तो हमने विधानसभा में भी देखा कि काफ़ी नीचे तक प्रचार प्रसार चला गया था, घर परिवार तक उसमें घिर गए थे। उम्मीद करें कि लोकसभा में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बात करें सर, आपने भी की, शास्त्री जी आपने कि लंबा चुनाव है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन प्रत्याशियों की जहाँ तक बात है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव नज़दीक है, 1 महीने से कम समय बचा है, 2 दिन और बचे अंतिम नामांकन के। ऐसी स्थिति में जब प्रत्याशियों का जो नाम नहीं घोषित हो पा रहा है, क्योंकि लोकसभा में मुद्दे भले राष्ट्रीय लेकिन क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, कोई अगर नया चेहरे पे किसी पार्टी ने दाव लगाया तो उसको क्या समय मिल पाएगा कि वो पूरा क्षेत्र ही घूम सके कम से कम? मनोज वर्मा जी, मेरा अपना जो ख्याल है वो ऐसा लगता है मुझे कि प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे हैं, पिछले 2-3 चुनाव से देखने में आ रहा है। और मुद्दे और राष्ट्रीय चेहरे ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। जैसे पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि पूरी तरह से मोदी बनाम आदर्श पे लड़ा गया जी। ये चुनाव भी कमोबेश इसी मूड में लड़ा जा रहा है और इसमें जो स्थानीय चेहरे हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत रह गई हो ऐसा नहीं देखने में आ रहा। अब मिसाल के लिए देखें आपने कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सारे के सारे प्रत्याशी बदल दिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रत्याशी बीजेपी बदल रही है और कांग्रेस भी बदल रही है। तो चेहरे अगर मायने रखते तो उन प्रत्याशियों को अभी तक गले लगाए रखना पड़ता उनको कि जिनको बदलने की कोशिश चल रही है, जिनके इस बात के चर्चे चल रहे हैं कि उनको हटाने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा चेहरे पर ज़्यादा केंद्रित नहीं है, बल्कि उन मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित है जो राष्ट्रीय स्तर पर है और उन चेहरों पर ज़्यादा केंद्रित हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। सनत जी क्या चाहेंगे, बताना चाहेंगे? अगर इस पर कुछ अपनी राय व्यक्त करना चाहें तो बड़ी खुशी होगी। नहीं, मैं शास्त्री जी की बात से सहमत हूँ कि लोकसभा का चुनाव का बहुत बड़ा एरिया होता है और उसमें प्रत्याशी की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। बड़ी भूमिका ये है कि जैसे छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का अपना एक औरा है, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का एक औरा है, सुमित्रा महाजन जी का इंदौर में एक औरा है। तो ये इतने बड़े नाम हो जाते हैं और लगातार चुनाव लड़ने से इनका एक प्रभाव होता है, तो वो तो कहीं ना कहीं मैटर करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़े जाते हैं
और उसका प्रभाव पूरे देखने को मिलता है। और आप जो कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हो या ना हो, लेकिन जो विधायक हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, वो तो अपना काम कर ही देते हैं, क्योंकि 7, 8, 9 तक विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार ग्राउंड लेवल पे तो शुरू कर दिया है। प्रत्याशी जो भी आएगा वो उसको एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी है और सब लोग करते भी हैं। सर, मुद्दे क्या हो सकते हैं इस चुनाव के? राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो जब से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है तो खास तौर से एक तरह से राष्ट्रद्रोह या देशभक्ति की एक बात पे, इस थीम पे इस चुनाव को ले जाया जा रहा है। पिछले चुनाव में हमने देखा उत्तर प्रदेश के बाद जब एक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी। इस चुनाव को किस नजरिए से मुद्दा देखें? क्योंकि कांग्रेस जो राफेल कर रही थी, अब वो 370 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह की धारा हटा दी जाएगी, अपसपा कानून को हटा दिया जाएगा। तो ये मुद्दे, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बीजेपी के लिए जो मुफीद मुद्दे हैं वो कांग्रेस उसको मुहैया कराई रही इस चुनाव में? नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की रणनीति थी वो तब विपक्ष में थे और कांग्रेस सत्ता में थी। तो जिस आधार पर वो चुनाव लड़ा और उन्हें सफलता मिली, उसी लाइन को लगभग कांग्रेस ने अब अपना रखा है। उन्होंने 2G 4G कोयला घोटाला, ये वो, तो इन्होंने राफेल को लेके पिछले 1 साल से राफेल को लेके मुद्दा बना के और वर्तमान सरकार को भ्रष्ट बताने की कोशिश की है। उन्होंने अच्छे दिन के वायदे किए थे, तो इन्होंने भी 72,000 रुपये देने के वायदे किए हैं। पब्लिक को कैसा लुभाया जाए और कैसे हम उन मामलों को अपनी तरफ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय का जो मुद्दा है कि राष्ट्र, लेकिन पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जितने सीमा के पार से हमले हुए हैं और जितने भारतीय सैनिक मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो राष्ट्रवाद का मुद्दा आ रहा था उसमें भाजपा भी घिरती चली जा रही है। आज ही एक खबर थी कि वैष्णो देवी में 4 लाख श्रद्धालु कम हो गए इस पहली तिमाही में। ये जो मुद्दे हैं कि यदि मोदी जी बहुत सशक्त हैं और उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा, डर नहीं रहा है या स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, तो ये तलवार की नोक पे चलने के समान हो गया कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जो ध्रुवीकरण का मान के चल रहे थे कि इसमें भाजपा को बहुत अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, मुझे नहीं लगता इस चुनाव में 2014 में जो लहर बनी थी वो इस बार नहीं बन पा रही है। तो मुद्दे करीब करीब वही हैं, लड़ने का तरीका वही है। और आज भी मोदी जी के जितने आप भाषण देखें, वो कांग्रेस और 70 साल में क्या किया और उनके आरोपों को लेकर वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, और यही रणनीति लगभग कांग्रेस ने अपना रखी है। मैं शास्त्री जी आपसे भी समझना चाहूँगा सर कि जिस तरह के प्रचार अभी जो जैन साहब ने जिस ओर इशारा किया है, तो कांग्रेस जिस रणनीति पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो किसानों को जो लाभ मिला, 25 लाख किसानों के कर्ज माफी की बात की गई है, उसको कांग्रेस इतना जोर शोर से अब नहीं उठा रही, लेकिन उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शिवराज सिंह दिल्ली चले जाते हैं। कल रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वो मध्य प्रदेश किसान माफी का मुद्दा उठाते हैं। यानी कि बीजेपी किसान माफी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं घबराई हुई है कांग्रेस से। ये देखिए मनोज जी, एक बात बताता हूँ मैं आपको। राष्ट्रहित तो हमेशा ही एक मुद्दा रहा है बहुत बड़ा इस देश में। इस देश के हित से बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता है। लेकिन राष्ट्रहित का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं बन सकता है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने की एक कोशिश हो रही है और बार बार उसको पटरी से चढ़ाने की जितनी कोशिश होती है वो पटरी से उतर जाता है। पिछली बार भी ये हुआ कि जो किसानों का मुद्दा था उसमें विधानसभा चुनाव में काफ़ी आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में जो नतीजे हैं वो बीजेपी के खिलाफ चले गए। तो जैसा कि जैन साहब ने कहा, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो लोकप्रियता अर्जित करने की क्षमता रखते हों। जैसे किसानों का मुद्दा था पिछली बार, इस बार जो 72,000 रुपये का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रख रहे हैं और उन मुद्दों को धार देने की कोशिश भी किसी न किसी तरह से हो रही है। और निश्चित रूप से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दे समाज जीवन को प्रभावित तो कर ही रहे हैं। जब वो समाज जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो राजनीति का उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो जाहिर है कि उन मुद्दों को तिरोहित कर देना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि 72,000 का मुद्दा बहुत आसानी से नेपथ्य में चला जाएगा, या अच्छे दिन आने का मुद्दा बहुत आसानी से लोग भुला देंगे, या किसानों को बेहतरी भरी जिंदगी देने का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था उसको लोग बाग इतनी जल्दी भूल जाएंगे। ये सब चीज़ें एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और नैसर्गिक मांग है लोगों की, उसको इतनी जल्दी लोग बाग भुला नहीं पाएंगे और उसके आधार पर भी मतदान करने का मानस बनाएंगे जरूर।
एक और चीज है सर कि इस चुनाव में अभी तक जो हमने जिस कैंपेन देखा कि जो पहली बार का वोटर है यूथ, जिसके लिए इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पिछली रिपोर्टें आ रही वो लगातार ये कह रही कि 42 साल में बेरोजगारों की संख्या देश में लगातार सबसे ज़्यादा इस वर्ष हो गई है। उन युवाओं की बात दोनों दल नहीं कर रहे हैं जैन साहब, तो क्या उनको लगता है कि ये युवा जो है पहली बार जो वोट करेगा उसको इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है या उसको ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे? नहीं, कांग्रेस तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठा रही है। पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, और अभी भी जिस परिवार की आय 72,000 से कम है उसको लेके भी, और ये जो उन्होंने कहा कि 3 साल तक आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कोई भी नया काम करें, तो ऐसा नहीं कि बेरोजगारों को ये लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भाजपा जरूर बचती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नोटबंदी के बाद और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले 45 साल में भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, तो अब इससे बचने का प्रयास भाजपा कर रही है और कांग्रेस उस पर आक्रमण करने की रणनीति बना रही है। लेकिन कांग्रेस अपना मैसेज नीचे तक नहीं पहुंचा पा रही है जिस तेजी के साथ उसको ये मौका मिला था, तो इसमें कांग्रेस की असफलता है। बिल्कुल, समय अभाव है तो मैं शास्त्री जी चाहूँगा आप एक छोटा सा कमेंट इस पूरे घटनाक्रम पर दें। नहीं, मुझे लगता है कि अभी ये प्रचार का काम जो है, प्रत्याशियों का ऐलान 1-2 दिन में मेरे ख्याल से संपन्न हो जाने की संभावना है। दोनों पार्टियां अंतिम चरण में हैं अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर इसका निर्णय हो जाएगा। जैन साहब, कैसा लगता है आपको? हो जाएगा, आज शाम तक या कल तक तो हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपने को कल तक का ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नामांकन की तिथि आ गई है और अब कोई इंतजार करने की बारी नहीं है, और मुझे लगता है कि सब कुछ फाइनल होने की श्रृंखला में। लेकिन मध्य प्रदेश की 1-2 लोकसभा सीटें ऐसी भी होंगी जिनमें अंतिम समय पे जो तीसरे चौथे चरण के चुनाव होंगे, तीसरे चरण के चुनाव उस समय भी बदली जा सकती हैं, घोषित की जा सकती हैं। इस समय ये रणनीति अपने आप को छुपा के रखना और सामने वाले के घर को देखते हुए फिर निर्णय लेना, तो ये अभी 1-2 सीटों में ये माहौल बना रह सकता है कि 29 की 29 सीटें कांग्रेस या भाजपा आजकल में घोषित कर दे। शायद ये संभव नहीं होगा, और कर भी देंगे तो लास्ट मोमेंट में 1-2 सीटें ये बदलेंगे भी। जी जी, ये बड़ा भारी हिंट दे रहे हैं सर जैन साहब, याद रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, इस चर्चा में भाग लेने के लिए जैन साहब आपका और शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि चुनावी रणनीति तैयार है, प्रत्याशी नदार रहते लेकिन प्रचार तेज है, और जैसा कि अभी चुनाव शुरू हुआ है धीरे धीरे यह उफान पर आएगा, मुद्दे नए निकल कर आएंगे, नए हमले देखने को मिलेंगे, नए चेहरे सामने देखने को मिलेंगे। कुल मिला के जो इस चुनाव मैदान में जनता को कन्विंस कर पाएगा अपने प्रचार प्रसार से, जीत उसके हाथ लगेगी। मिड डे मुद्दा में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।